साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आइस कोचिंग संस्था के द्वारा जो न्यूज टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है उसको यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान अर्थात इसरो ने भू प्रेक्षण उपग्रह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS ओशनसैट 3 लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च कब किया गया है? तो 26 नवंबर 2022 को PSLV C-54 के जरिए आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसको प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है, तो यहां ध्यान रखिए किसने प्रक्षेपित किया है? PSLV C-54 रॉकेट ने इसे किया है। तो इस प्रक्षेपण में ओशनसैट 3 के अतिरिक्त 8-9 अन्य उपग्रहों को भी सूर्य तुल्यकालिक कक्षाओं में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। तो कुल कितने उपग्रह भेजे गए हैं? कुल 9 उपग्रह भेजे गए हैं। सूर्य तुल्यकालिक या ध्रुवीय कक्षाएं क्या होती हैं? तो देखिए, सूर्य तुल्यकालिक या ध्रुवीय कक्षाओं में उपग्रह जो होते हैं आमतौर पर पृथ्वी के ध्रुवों के ऊपर से गुजरते हैं। ये पृथ्वी की उत्तर से दक्षिण की ओर परिक्रमा करते हैं। उत्तर से दक्षिण। ओशनसैट 3 ओशनसैट श्रृंखला में तीसरी पीढ़ी का उपग्रह है। इसे महासागरों के अध्ययन, ओशन से समझ में आ रहा है, ये ओशियन से संबंधित अर्थात समुद्र से, तो इसे महासागरों के अध्ययन के लिए डिजाइन और विकसित किया गया है। तो यह तीसरा संस्करण है, इसका तीसरी पीढ़ी का उपग्रह है। तो यह मिशन जो है क्रमशः, इसका जो ओशनसैट 1 था वो 1999 में, ओशनसैट 2 2009 में लॉन्च किया गया था। ओशनसैट 3 के साथ भेजे गए जो प्रमुख पेलोड्स हैं उनमें क्या क्या है? पहला है ओशन कलर मॉनिटर OCM3। इसकी मदद से पादप प्लकों फाइटोप्लैंक्टन की दैनिक निगरानी बेहतर सटीकता से की जा सकेगी। दूसरा है सी सरफेस टेम्परेचर मॉनिटर SSTM। इससे समुद्र में किसी स्थान विशेष पर मछलियों के एकत्रीकरण का पूर्वानुमान लगाया जा सकेगा। साथ ही इससे चक्रवात की उत्पत्ति और उसकी गति का भी पूर्वानुमान लगाने में मदद मिलेगी। KU बैंड स्कैट्रोमीटर SC83, यह अत्यधिक सटीकता के साथ समुद्र की सतह पर पवन की गति और दिशा की जानकारी प्रदान करेगा। ये जो EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है अर्थात भू प्रेक्षण उपग्रह को पृथ्वी सुदूर संवेदन उपग्रह के रूप में भी जाना जाता है। ये उपग्रह कई उद्देश्यों के लिए अंतरिक्ष से पृथ्वी का पर्यवेक्षण करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। ये उपग्रह पर्यावरण निगरानी, मानचित्रण, नेविगेशन, पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन, महासागरीय एवं वायुमंडलीय अध्ययन, आपदा न्यूनीकरण आदि जैसे क्षेत्रों में उपयोगी हैं। सेना इन उपग्रहों का इस्तेमाल जो है जासूसी और संचार के लिए भी करती है। अब आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला है चाइना+1 रणनीति के तहत भारतीय सक्रिय औषध सामग्री एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स या API कंपनियों को लाभ मिलना शुरू हो गया है। तो देखिए, भारतीय कंपनियां China+1 रणनीति के तहत स्पष्ट रूप से प्राथमिक विकल्प के रूप में उभर रही हैं। अब प्रश्न उठता है कि China+1 है क्या? तो देखिए, पहले China+1 को समझिए। यह एक व्यावसायिक रणनीति है। इसके तहत कंपनियां केवल चीन में ही निवेश करने से बचने और चीन से अलग अन्य देशों में भी निवेश करने संबंधी रणनीति अपना रही हैं। तो इसके तहत चाइना के अतिरिक्त जो उनका पहला विकल्प है, प्राथमिक विकल्प है, वो भारत जो है उभर रहा है। यह चीन पर अत्यधिक निर्भरता से जुड़े जोखिमों को कम करती है। तो China+1 रणनीति क्या है कि चाइना पर निर्भर न रह करके अन्य देशों में भी निवेश करना है। देखिए, API औषधि अर्थात एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स औषधि उत्पादों जैसे कि टैबलेट, कैप्सूल, क्रीम, इंजेक्शन योग्य उत्पादों आदि का जैविक रूप से सक्रिय घटक होता है। तो ध्यान रखिएगा, जैविक रूप से सक्रिय घटक होता है API, सक्रिय औषध सामग्री। नाम में ही एक्टिव लिखा हुआ है। यह उद्देश्य अनुरूप प्रभाव पैदा करता है जिस उद्देश्य से आप इसका इस्तेमाल करते हैं। वर्ष 2020 में चीन जो है वो सक्रिय औषध सामग्री API का दुनिया का सबसे बड़ा निर्माता रहा है, मैन्युफैक्चरर रहा है। इसके बाद अमेरिका दूसरे नंबर पर, भारत तीसरे स्थान पर इस क्षेत्र में आता है। वर्ष 2020 में भारत का API सक्रिय औषध सामग्री उद्योग लगभग 79,800 करोड़ रुपए का था, जिसके 2026 तक इसके 1,31,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की संभावना है। 1,31,000। China+1 रणनीति के तहत भारतीय API उद्योग, भारतीय सक्रिय औषध सामग्री उद्योग के पक्ष में
निम्नलिखित कारक जो है वो योगदान दे रहे हैं। कौन कौन से कारक योगदान दे रहे हैं? पहला, चीन ने एपीआई सक्रिय औसत सामग्री और मध्यवर्ती सामग्रियों की लागत में वृद्धि कर दी है। दूसरा, चीन में औषधि मानकों को बढ़ा दिया गया है, साथ ही श्रमिकों के पारिश्रमिक में भी वृद्धि हुई है। महामारी की वजह से आपूर्ति श्रृंखला में बाधित हुई है तथा भारतीय एपीआई भारतीय सक्रिय औसत सामग्री उद्योग की उच्च गुणवत्ता वाली अनुसंधान क्षमताओं का पिछला रिकॉर्ड भी बेहतर रहा है। भारत में कार्यबल अधिक है और वे कम पारिश्रमिक पर उपलब्ध हैं। तो ये सारे ऐसे कारक हैं जो एपीआई उद्योग के भारत के तरफ झुकने के पक्ष में जो है महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इसके संबंध में सरकार की जो प्रमुख पहले हैं या इनिशिएटिव है उनकी बात करें। पहला है मुख्य प्रारंभिक सामग्री की स्टार्टिंग मटेरियल्स, औसत मध्यवर्ती और एपीआई के घरेलू विनिर्माण के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन पीएलआई योजना शुरू की गई है। दूसरा है बल्क ड्रग पार्क को प्रोत्साहन देने के लिए योजना चलाई जा रही है। आगे चलते हैं। उद्योग जगत ने चीन पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार से इंडिया रेयर अर्थ मिशन शुरू करने का आग्रह किया है। तो देखिए, भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई ने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण कच्चे माल के लिए घरेलू क्षमता और आपूर्ति के स्रोतों को बढ़ाने हेतु निम्नलिखित उपाय करने का सुझाव दिया है। कौन कौन से? पहला, सरकारी स्वामित्व वाले उपक्रम इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड को विभाजित किया जाना चाहिए। विभाजन से बनी नई संस्था को गैर थोरियम खनिजों के खनन और उत्पादन की निगरानी के कार्य सौंपा जाना चाहिए। दूसरा, इंडियन रेयर अर्थ मिशन की स्थापना की जानी चाहिए। तीसरा, इस दुर्लभ क्षेत्र में निजी क्षेत्र को खनन की मंजूरी दी जानी चाहिए। और चौथा है आपूर्ति के स्रोतों में विविधता लाई जानी चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन लाया जाना चाहिए। दुर्लभ मृदा तत्व की बात करें, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये होते क्या हैं? तो देखिए, ये 17 धात्विक तत्वों का समूह है। इसमें आवर्त सारणी के 15 लेथेनाइट्स के अलावा 15 लेथेनाइट्स एलिमेंट होते हैं। इसके अलावा स्कैंडियम और इट्रियम भी शामिल है। कुल 17 धात्विक तत्व हैं। ध्यान रखिएगा, ये धात्विक हैं। ये तत्व महत्वपूर्ण क्षेत्रकों के लिए आवश्यक घटक हैं। दुर्लभ मृदा तत्व का सेलुलर टेलीफोन, कंप्यूटर हार्ड ड्राइव, इलेक्ट्रिक वाहन तथा रक्षा क्षेत्र में गाइडेंस सिस्टम और लेजर आदि में उपयोग किया जाता है। भारत में विश्व का लगभग 6% दुर्लभ मृदा तत्व भंडार है, लेकिन वैश्विक उत्पादन में इसकी भागीदारी केवल 1% है। इस प्रकार भारत इनके आयात पर अत्यधिक निर्भर है, मतलब इनके उपभोग के लिए आयात पर निर्भर करता है। वर्ष 2018-19 में मूल्य के हिसाब से 92%, 92% और मात्रा के हिसाब से 97% जो ये रेयर अर्थ मेटल हैं, दुर्लभ मृदा तत्व हैं, ये चीन से आयात किए गए थे। मतलब हमारी इस क्षेत्र में सब पूरी डिपेंडेंसी किस पे है? चाइना पे है। सरकार द्वारा इसके लिए जो उपाय किए गए उसकी बात करें। दुर्लभ और सामरिक प्रकृति की विदेशी खनिज संपदाओं की पहचान करने तथा उनकी प्राप्ति के लिए खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में कहते हैं काबिल की स्थापना कब की गई? 2017 में की गई। ठीक है, 2017 में की गई। और यह 3 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का एक संगठन है, मतलब उनको मिला करके इसकी स्थापना की गई है। इसमें 3 शामिल कौन है? पहला है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको, दूसरा है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL, तीसरा है मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड। इसमें इन तीनों का जो रेशियो है भागीदारी का, वो 40:30:30 का है। इसके अतिरिक्त कई द्विपक्षीय समझौते किए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया इंडिया क्रिटिकल मिनरल्स इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप एक ऐसा ही समझौता है। अब यहां थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं दुर्लभ मृदा तत्वों के सर्वाधिक भंडार वाले देशों के संबंध में। तो REO रेयर अर्थ ऑक्साइड के भंडार मीट्रिक टन में देखें तो वर्ष 2020 की स्थिति के अनुसार क्या है? सबसे अधिक नंबर 1 पर कौन है? चाइना है, दूसरे पे वियतनाम है, तीसरे पे ब्राजील, चौथे पे रूस, और भारत जो है इस मामले में भंडारण की दृष्टि से भारत 5वें नंबर पे आता है। इस फैक्ट को आपको याद रखना है। पहले पे चाइना है, दूसरे पे वियतनाम, तीसरे पे ब्राजील, चौथे पे रूस, 5वें पे भारत आता है। आगे बात करते हैं। आगे देखते हैं भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स SMR के विकास के लिए कदम उठा रहा है। इस संबंध में देखिए, केंद्रीय परमाणु ऊर्जा मंत्री ने निम्नलिखित बातों पर बल दिया है। कौन कौन से? पहला, SMR अर्थात स्मॉल मॉलिक्यूलर रिएक्टर्स प्रौद्योगिकी को व्यावसायिक तौर पर उपलब्ध कराने के लिए प्रौद्योगिकी साझा करना और धन की उपलब्धता, ये 2 प्रमुख आवश्यकताएं हैं। ठीक है, तो व्यावसायिक तौर पर उपलब्ध कराने के लिए क्या चाहिए? प्रौद्योगिकी साझा करना और धन की उपलब्धता। भारत में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स प्रौद्योगिकी के विकास में निजी क्षेत्र को शामिल करने और स्टार्टअप की भागीदारी जैसे विषयों पर भी विचार करने की जरूरत है।
ये जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं ये प्रति यूनिट 300 मेगावाट तक की विद्युत उत्पादन क्षमता वाले आधुनिक परमाणु संयंत्र हैं। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स में निम्नलिखित शामिल होते हैं क्या? पहला, लघु स्मॉल, यह भौतिक रूप से पारंपरिक परमाणु ऊर्जा रिएक्टर की तुलना में छोटे आकार वाला होता है। मॉड्यूलर, इसका अर्थ है कि सिस्टम व अन्य घटकों को कारखाने में असेंबल किया गया है, साथ ही जहां इसे स्थापित किया जाना है वहां इसे एक एकल यूनिट के रूप में लाया जाता है, मतलब लाके यहाँ पे सीधे इसको स्थापित कर दिया जाता है। रिएक्टर ऊर्जा उत्पादन के लिए जरूरी ऊष्मा प्राप्त करने हेतु परमाणु विखंडन प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है इस रिएक्टर में। वर्ष 2020 में रूस के अकादेमिक लोमोनोसोव ने दुनिया का पहला तैरता परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाया था 2020 में। यह वाणिज्यिक उपयोग के लिए दो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स से ऊर्जा का उत्पादन करता है। बड़े रिएक्टरों की तुलना में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के लाभ क्या हैं? तो पहला, चूंकि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का निर्माण ऊर्जा उत्पादन स्थल की बजाय कारखाने में किया जाता है, इसलिए लागत और निर्माण अवधि कम होती है। दूसरा, कम ईंधन की आवश्यकता के कारण ये संयंत्र सरल और सुरक्षित होते हैं। तीसरा, इन संयंत्रों को विशेष उद्देश्य के लिए और अधिक जगहों पर स्थापित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए औद्योगिक जरूरत के लिए सीमित ग्रिड क्षमता वाले दूसरे क्षेत्रों के लिए या सीमित ग्रिड क्षमता वाले सुदूर क्षेत्रों के लिए। भारत में परमाणु ऊर्जा के उत्पादन वर्तमान विद्युत स्थापित क्षमता जो है वो 6780 मेगावाट है और यह विद्युत वर्तमान में संचालित 22 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से उत्पादित की जाती है। यहां ध्यान दीजिए कि जो टोटल हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसका लगभग 3% जो है 3% वो आपका किससे आता है? परमाणु ऊर्जा से जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पादित होती है वो होता है 3%, लगभग 3%। यहां देखिए 3 प्रकार के आपके रिएक्टर से। पहला है बड़े और परंपरागत जो रिएक्टर होते हैं, इनकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी होती है? 700 प्लस मेगावाट विद्युत की। जबकि लघु मॉड्यूलर रिएक्टर जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर हैं उनकी विद्युत उत्पादन क्षमता 300 मेगावाट विद्युत तक की होती है। और वहीं माइक्रो रिएक्टर होते हैं, इनकी क्षमता 10 मेगावाट विद्युत तक होती है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं ई कोड की। ई कोड परियोजना के तहत 4 नई पहलें शुरू की गई हैं, इनिशिएटिव शुरू किए गए हैं। पहला देखिए, पहला क्या है? वर्चुअल जस्टिस क्लॉक का। यह न्यायालय से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़ों को प्रदर्शित करती है। इन आंकड़ों में दायर किए गए, निपटाए गए और लंबित मामलों के विवरण शामिल हैं। दूसरा, जस्टिस मोबाइल ऐप 2.0। यह ऐप न्यायिक अधिकारियों के लिए शुरू किया गया है। इसके माध्यम से वे लंबित मामलों और मामलों के निपटान पर निगरानी रख सकेंगे। इससे न्यायालय और दायर मामलों का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित हो सकेगा। डिजिटल कोर्ट, इस पहल के तहत न्यायाधीशों को अदालत के रिकॉर्ड डिजिटल रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे न्यायिक कार्यवाहियों को कागज रहित बनाने में मदद मिलेगी। S3 WAAS वेबसाइट्स, इसके तहत जिला न्यायपालिका संबंधित विशेष सूचनाओं और सेवाओं को प्रकाशित करने के लिए वेबसाइट के निर्माण, उन्हें समरूप बनाना, उनका उपयोग और प्रबंधन शामिल है। ई कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना कब प्रारंभ की गई? 2007 में। यह एक राष्ट्रीय ई गवर्नेंस परियोजना है। इसका उद्देश्य जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से युक्त बनाना है। भारत के उच्चतम न्यायालय की ई समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसकी योजना बनाई गई थी और ई समिति भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाला एक शासी निकाय होता है। ई कोर्ट्स के लाभ क्या हैं? ये न्यायालयों के कामकाज को जवाबदेह और पारदर्शी बनाते हैं। ये न्यायालयों और दायर मामलों का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करते हैं। इससे लंबित मामलों को कम करने में मदद मिलती है। तीसरा, ये न्याय निर्णय प्रणाली को वहनीय, सुलभ और लागत प्रभावी बनाते हैं। जो अन्य पहले की गई इस संदर्भ में, तो पहला राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड NJDG स्थापित की गई हैं। वर्चुअल कोर्ट चलाए जा रहे हैं। न्यायिक कार्रवाइयों का सीधा प्रसारण, लाइव स्ट्रीमिंग शुरू किया गया है इत्यादि। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखते हैं मुद्रा योजना के तहत 7 वर्षों में दिए गए ऋणों का केवल 3.3% ही गैर निष्पादित परिसंपत्ति अर्थात NPA में परिवर्तित हुआ है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण के रूप में कुल 13.64 लाख करोड़ रुपए वितरित किए गए थे। इनमें से केवल 3.38% ही NPA हुए हैं। यह बैंकिंग क्षेत्र के समग्र NPA का लगभग आधा है। वित्त वर्ष 2021-22 में बैंकों का समग्र NPA 5.97% था
और इसका अकेले किसका रहा मुद्रा का 3.38, लगभग आधा या कह सकते थोड़ा आधा ज्यादा। कुल मिलाकर मुद्रा के तहत केवल 4.19% ऋण खाते दबावग्रस्त हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 3 श्रेणियों में मुक्त ऋण मुद्रा ऋण दिए प्रदान किए जाते हैं। पहला है शिशु, दूसरा किशोर, तीसरा तरुण। शिशु के तहत 50,000 रुपए, किशोर के तहत 50,000 से लेकर के 50,001 से लेकर के 5 लाख रुपए तक, और तरुण के तहत 5 लाख रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए तक। मुद्रा, जिसका पूरा नाम है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी मुद्रा बैंक, वर्ष 2015 में कब प्रारंभ किया गया था? 2015 में शुरू किया गया एक पुनर्वित्त संस्थान है, मतलब वित्त का क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है। इसका उद्देश्य गैर कॉर्पोरेट, गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करना है। ठीक है, गैर कॉर्पोरेट और गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्यमों को। ये ऋण व्यावसायिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों, सूक्ष्म वित्त संस्थानों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा दिए जाते हैं। ऋण लेने के लिए किसी कोलेट्रल या जमानत या सिक्योरिटी जमा करने की आवश्यकता नहीं होती है। मुद्रा का महत्व के बारे में बात करें तो देखिए, यहां ध्यान रखिए, इसके लिए कोई भी जमानत या सिक्योरिटी नहीं जमा करनी होती है। महत्व की बात करें तो अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को औपचारिक ऋण उपलब्ध कराया जाता है, कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त होता है, रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, SC ST के उद्यमियों को ब्याज दरों पर विशेष रियायत दी जाती है। 68%, 68% से अधिक ऋण खाते जो हैं वो महिलाओं के हैं। अब सुर्खियों में रहे करंट अफेयर को देखते हैं। तो पहला है भारत भूटान उपग्रह के बारे में। तो इसरो ने नैनो सैटेलाइट 2 फॉर भूटान INS-2B को प्रक्षेपित किया है। यह PSLV C-54 के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया उपग्रहों में से एक है। हमने शुरू में जो पहला आर्टिकल देखा था कि 26 नवंबर को जो है PSLV C-54 के माध्यम से ओशनसेट 3 और 8 अन्य जो है नैनो उपग्रह भेजे गए हैं। तो उन्हीं 8 अन्य उपग्रहों में से यह भी शामिल है, नैनो सैटेलाइट 2 फॉर भूटान। इस उपग्रह को दोनों देशों ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। यह उपग्रह भूटान को प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में भी मदद करेगा, या उसमें ही मदद करेगा। इससे पहले भारतीय प्रधानमंत्री ने थिम्पू जो भूटान की राजधानी है में दक्षिण एशिया उपग्रह के ग्राउंड अर्थ स्टेशन का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया था। इसका निर्माण इसरो के सहयोग से किया गया था। आगे बात करते हैं चीन हिंद महासागर क्षेत्र मंच। तो चीन ने प्रथम चीन हिंद महासागर क्षेत्र मंच का आयोजन किया है। भारत को छोड़कर इस क्षेत्र के 19 देशों और भारत के सभी पड़ोसी देशों ने इस बैठक में भाग लिया है। तो ध्यान रखिएगा, चीन हिंद महासागर क्षेत्र मंच में भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया। इस बैठक में चीन और हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के बीच एक समुद्री आपदा रोकथाम तथा समन सहयोग तंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इस मंच का आयोजन चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी CIDCA ने किया है। यह बीजिंग की नई विकास सहायता एजेंसी है। ऑस्ट्रेलिया और मालदीव के अधिकारियों ने भी इस बैठक में भाग नहीं लिया था। आगे बात करते हैं दार्जिलिंग चाय के उत्पादन में गिरावट के संबंध में। देखिए, दार्जिलिंग में चाय का उत्पादन, वर्तमान उत्पादन घट करके 6.87 मिलियन किलोग्राम 2021 में रह गया। यह एक दशक पहले लगभग 10 से 12 मिलियन किलोग्राम हुआ करता था। दार्जिलिंग चाय अपनी विशेष सुगंध और स्वाद के लिए GI टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद रहा है। आपसे प्रश्न है, आपको बताना है कि दार्जिलिंग चाय को किस सन में GI टैग प्राप्त हुआ था। चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। गिरावट के कारण क्या है? देखिए, पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण चाय बागानों के विस्तार के लिए समतल भूमि का अभाव है। दूसरा, दार्जिलिंग चाय के पौधों की झाड़ियां काफी पुरानी हो जाती हैं, इस कारण उन्हें जड़ से उखाड़कर रोपित करने में अधिक समय और लागत आती है। तीसरा, जलवायु परिवर्तन और श्रमिकों के अत्यंत कमी का होना। चौथा है दार्जिलिंग चाय की नीलामी की स्थिर कीमतों का होना। आगे बात करते हैं तटीय विनियमन क्षेत्र के बारे में। कोस्टल रेगुलेशन जोन के संबंध में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वर्ष 2019 के CRZ अर्थात तटीय विनियमन क्षेत्र नियमों में संशोधन किया है। संशोधित नियमों के अनुसार सभी तटीय क्षेत्र राज्यों में बीच सेक्स तटवर्ती सेक्स के कामकाज को वैध बना कर दिया गया है। बीच सेक्स से आशय होता है समुद्र तट पर पर्यटकों के मनोरंजन और उन्हें सेवा प्रदान करने वाली अस्थायी संरचना से है। इससे पर्यटन और तटीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। तटीय विनियमन क्षेत्र में उच्च ज्वार रेखा से 500 मीटर तक की तटीय भूमि तथा क्रीक, ज्वारनदमुख, पश्चजल अर्थात बैक वाटर और समुद्र में मिलने वाली नदियों के किनारों से सटे 100 मीटर तक के क्षेत्र जो हैं वो शामिल होते हैं। तटीय विनियमन क्षेत्र CRZ नियमों की मदद से संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के लिए ऐसे क्षेत्रों में मानवीय और औद्योगिक गतिविधियों को विनियमित किया
जाता है। अगला है काला मूंगा। तो देखिए, शोधकर्ताओं ने ऑस्ट्रेलिया में काले मूंगे की नई प्रजातियों की खोज की है। ये नई प्रजातियां ग्रेट बैरियर रीफ के तट की सतह से 2500 फीट नीचे पाई जाती हैं। काले मूंगे के बारे में बात करें तो देखिए, ये संपूर्ण विश्व और सभी गहराइयों में पाए जाते हैं। हालांकि आमतौर पर इन्हें गहरे समुद्र के प्रवाल के रूप में जाना जाता है। इनका रंग दुर्लभ ही काला होता है, बल्कि ये सफेद, लाल, हरे, पीले व भूरे रंग के रंग में भी पाए जाते हैं। ये फिल्टर फीडर हैं और छोटे प्राणी प्लवकों जू प्लैंक्टन खाते हैं। ये आगे बात करते हैं हिमालयी याक के बारे में। तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने हिमालयी याक को खाद्य पशु के रूप में मान्यता प्रदान की है। खाद्य पशु उन जानवरों को कहा जाता है जिन्हें पाला जाता है और खाद्य उत्पादन व उपभोग के लिए उपयोग किया जाता है। यह कदम इन्हें पारंपरिक दूध और मांस उद्योग का हिस्सा बनाएगा। इससे इनकी आबादी में गिरावट को रोकने में मदद मिलेगी। हिमालयन याक, जिसका वैज्ञानिक नाम बोश ग्रुनियंस है, को पहाड़ी गाय भी कहा जाता है। यह अधिक ऊंचाई पर पाई जाने वाला गौ जातीय प्रजाति है। आयुष्यन स्थिति देखें तो वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। हैबिटेट की बात करें तो यह भारतीय उपमहाद्वीप के हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। इसको खतरा क्या है? पर्यावरण की हानि का होना, घरेलू याक के साथ आनुवंशिक संकरण और अवैध शिकार का होना। आगे बात करते हैं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में। तो एशियाई शेरों के एक जोड़े को गुजरात से संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? महाराष्ट्र में। इस उद्यान को पहले बोरीवली, ध्यान रखिएगा, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान को बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता था। कन्हेरी गुफाओं की अवस्थिति के कारण इस स्थल का पुरातात्विक महत्व भी है। तो ध्यान रखिएगा, कन्हेरी की गुफाएं कहां पाई जाती हैं? बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में। ये गुफाएं बौद्ध साहित्य के एक दुर्लभ अंश का प्रतिनिधित्व करती हैं। जनजातियां कौन सी रहती हैं? वर्ली और महादेव कोली जनजाति रहती हैं। वनस्पति की बात करें तो यहाँ दक्षिणी मिश्रित पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन वनों में बांस और टेक्टोना, अल्बिजिया, टर्मिनिलिया, बुटिया आदि वृक्ष प्रजातियां बहुत अधिक संख्या में पाई जाती हैं। जीव जंतुओं की बात करें, तेंदुआ, बंदर, चित्तीदार हिरण, भारतीय खरगोश, जंगली बिल्ली इत्यादि पाई जाती हैं। लीप सेकंड की बात करते हैं तो देखिए, बाट और माप पर महासम्मेलन CGPM ने वर्ष 2035 से ध्यान रखिएगा, 2035 से लीप सेकंड को खत्म करने का संकल्प पारित किया। कब से? 2035 से। CGPM इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स BIPM का सर्वोच्च प्राधिकरण है। यह वस्तुओं को मापने के तरीकों के लिए वैश्विक मानकों पर निर्णय लेता है। BIPM अर्थात इंटरनेशनल ब्यूरो वेट एंड मेजर्स मीटर कन्वेंशन की शर्तों के अधीन स्थापित एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। लीप सेकंड अंतर्राष्ट्रीय घड़ियों से जोड़ा गया सेकंड है। यह अर्थ ट्रैकिंग यूनिवर्सल टाइम को यूनिवर्सल कोऑर्डिनेशन टाइम के साथ सुसंगत बनाता है। इसे वर्ष 1972 में 1972 में पेश किया गया था। इसे तब से अब तक 27 लीप सेकंड हो चुके हैं 1972 से। आगे बात करते हैं ब्लूब गिंग। तो यह हैकिंग का एक रूप है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आपको भी ध्यान रखना चाहिए। यह हैकिंग का एक रूप है। यह साइबर हमलावरों को अपने खोज योग्य ब्लूटूथ कनेक्शन के माध्यम से एक डिवाइस तक पहुंचने में मदद करता है, में सक्षम बनाता है। यदि आपके मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन है तो इसके माध्यम से आपके मोबाइल को हैक किया जा सकता है। इसके अंतर्गत एक बार ब्लूटूथ कनेक्शन स्थापित हो जाने के बाद हैकर्स प्रमाणीकरण को बाईपास करने के लिए ब्रूट फोर्स हमलों का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे आप किसी कनेक्ट करते हैं तो आपको क्या होना है? पासवर्ड डालना पड़ता है या उसको कमांड देना पड़ता है। तो देखिए, एक बार किसी डिवाइस में ब्लू बग आ जाने के बाद एक हैकर कॉल सुन सकता है, संदेश पढ़ सकता है और भेज भी सकता है। साथ ही संपर्कों को चुरा सकता है तो उन्हें बदल भी सकता है। इसे रोकने के उपाय क्या हैं? तो देखिए, उपयोग में ना होने पर ब्लूटूथ को बंद करना, डिवाइस को अपडेट करते रहना, सार्वजनिक वाईफाई का सीमित उपयोग करना इत्यादि। आगे बात करते हैं सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के बारे में। तो इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी। किसकी? सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार की 2000 में हुई थी। यह पुरस्कार विरासत विशेषताओं से युक्त संरचनाओं, इमारतों के जीर्णोद्धार, उन्हें संरक्षित करने तथा परिवर्तित करने के प्रयासों को मान्यता देने के लिए निजी व्यक्तियों और संगठनों को दिया जाता है। पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय स्मारक अभी तक के कौन से हैं?
डोमकोंडा किला तेलंगाना का है। यह स्मारक 18वीं शताब्दी में निर्मित एक निजी संपत्ति है। यह स्टुको वर्क, धनुषाकार स्तंभ आदि सहित अलग अलग शैलियों के मिश्रण से युक्त है। गोलकुंडा हैदराबाद की बावड़ियां, ये कुतुब शाही मकबरे के परिसर के अंदर 17वीं शताब्दी की बावड़ियां हैं। बायकुला स्टेशन मुंबई का। छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय मुंबई का। आगे बात करते हैं आस्ट्रा हिंद 2020 अभ्यास के बारे में। तो यह भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के बीच द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास है। कौन सा? आस्ट्रा हिंद 2020 अभ्यास। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।